रे नो तोम तनाना तनाना तेरे ना तादारे तादारे तानी तादियाना तादेरे ना। विविधा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार यूनुस खान की ओर से। आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, आज से दो प्रेम योगी अब वियोगी ही रहेंगे। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, सत्य हो यदि कल्प की भी कल्पना कर धीर बांधूं, किंतु कैसे व्यर्थ की आशा लिए यह योग साधूं। जानता हूं अब न हम तुम मिल सकेंगे, आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे। आएगा मधुमास फिर भी श्यामल घटा घिर, आएगा मधुमास फिर भी आएगी श्यामल घटा घिर। आंख भर देख लो अब मैं न आऊंगा कभी फिर, प्राण तन से बिछुड़कर कैसे रहेंगे, आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी की ये धीर गंभीर कविता विविधा की शुरुआत में मैं क्यों लेकर आया हूं। दरअसल पंडित नरेंद्र शर्मा जो विविध भारती के संस्थापकों में से एक रहे हैं, उनकी ये कविता है और ये कविता मैंने उन्हीं की याद में पढ़ी है। 12 फरवरी 1989 को पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस नश्वर संसार से विदा ले ली थी। पंडित नरेंद्र शर्मा का जो काम रहा है वो काफी विस्तृत रहा है। साहित्य की दुनिया के एक जगमगाते सितारे तो वो रही ही हैं। इसके अलावा फिल्म संसार में उन्होंने जबरदस्त काम किया। उनके कई गाने कमाल के रहे हैं, जैसे भाभी की चूड़ियां फिल्म का ये गाना। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन, मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके। पात पात बिरवा हरियाला, धरती का मुख हुआ उजाला, सच सपने कल के, सच सपने कल के, ज्योति कलश छलके। जरा सोचिए कि हिंदी में इतने ललित शब्दों के गाने देने का श्रेय कुछ लोगों को जाता है, जिनमें सबसे ऊपर हैं पंडित नरेंद्र शर्मा। पंडित नरेंद्र शर्मा की स्मृति में विविध भारती के हमारे साथी रह चुके लोकेंद्र शर्मा जी ने अपनी यादें हमारे साथ कभी चित्रशाला कार्यक्रम में बांटी थी। यही रिकॉर्डिंग अपने संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं। पंडित नरेंद्र शर्मा के बारे में लोकेंद्र शर्मा। पंडित नरेंद्र शर्मा एक नहीं कई व्यक्ति थे। श्रेष्ठ कवि, सुधि साहित्यकार, फिल्मी गीतकार, गहन दार्शनिक, आयुर्वेद के ज्ञाता, ज्योतिषाचार्य, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान, सच्चे भारतीय और सबसे पहले एक महामानव। सच पूछिए तो हमारे शब्दों के बौने हाथ उनके पूरे व्यक्तित्व को पूरी तरह छू भी नहीं सकते। सन 1989 के फरवरी मास की 11 तारीख को आत्मा ने जिस पार्थिव देह को त्यागा था, उसे पंडित नरेंद्र शर्मा ने 76 बरस पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव जहांगीरपुर में धारण किया था। वो दिन था फरवरी का 28वां और सन था 1913। 4 वर्ष की आयु में जब बालक नरेंद्र ने अभी अपने पांवों पर चलना शुरू भी नहीं किया था कि दुर्भाग्य ने पिता की अंगुली उनके हाथों से छीन ली। कविता बचपन से ही उनके संग हो गई और शिक्षा पूरी होते होते कवि के रूप में प्रसिद्धि भी पा गए। सन 1942 में साहित्यकार भगवती चरण वर्मा नरेंद्र जी को अपने साथ
बंबई लिवा लाए और यहीं उनकी कलम फिल्मों से जुड़ी गीतकार के रूप में। पंडित नरेंद्र शर्मा की पहली फिल्म थी बॉम्बे टॉकीज की हमारी बात। उन दिनों के उर्दू माहौल में एक हिंदी के गीतकार का सफल होना बहुत बड़ी बात थी। सन 1947 में पंडित नरेंद्र शर्मा विवाहित होकर बंबई में अपनी गृहस्थी जमा चुके थे। सन 1953 में वे आकाशवाणी से जुड़े। सुगम संगीत और हिंदी कार्यक्रमों का नियोजन उन्हें सौंपा गया। उन दिनों आकाशवाणी के केंद्र गिने चुने थे और प्रसारण में भी शास्त्रीय संगीत की अधिकता हुआ करती थी। इसलिए इस बात पर काफी चर्चा और चिंता हुआ करती थी कि भारत के अधिकतर घरों में हल्के फुल्के मनोरंजन के खातिर रेडियो की सुई, रेडियो सिलोन को तलाश करती रहती है। सरकार ने भी विविध रंगी कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस की और इसकी खातिर पंडित नरेंद्र शर्मा को दिल्ली बुलवाया गया। द्वापर की कथा है कि हस्तिनापुर के राजवंश को बचाने के लिए एक दिन महर्षि वेदव्यास को भी राजधानी बुलवाया गया था और उसी समय भविष्य के महाभारत का बीजारोपण हुआ था। दिल्ली जाकर पंडित नरेंद्र शर्मा ने भी रेडियो के ऐसे महाभारत की योजना बनाई जो प्रसारण के कुरुक्षेत्र में आज तक घमासान मचाए हुए है और इसका नाम है विविध भारती। 3 अक्टूबर सन 1957 को सुबह 10:30 बजे विविध भारती का जन्म हुआ और पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसके प्रसारण की जिम्मेदारी संभाली चीफ प्रोड्यूसर के रूप में। विविध भारती के बचपन को उन्होंने ऐसा संवारा कि उसका पंचरंगी रूप दिन ब दिन निखरता गया। रिटायर होने तक पंडित नरेंद्र शर्मा विविध भारती के संरक्षक बने रहे। पंडित नरेंद्र शर्मा ने जब जब कलम उठाई, कागज को धन्य कर दिया। फिल्म संगीत के कलश पर पंडित नरेंद्र शर्मा की लेखनी से जब जब शब्द किरणें उतरी, सुरीली ज्योति छलकने लगी। फिल्मों के अतिरिक्त पंडित नरेंद्र शर्मा ने गैर फिल्मी संगीत के आंगन में भी गीतों के फूल खिलाए। उनकी रचनाएं सदा भारत की सुगंध से सुवासित रहीं। बात प्रेम की हो या भक्ति की, आधार हमेशा भारतीय रहा। प्रतीक सदा प्रकृति और संस्कृति से लिए गए। लेकिन पंडित नरेंद्र शर्मा की ये लेखनी 11 फरवरी सन 1989 के दिन अचानक चुप हो गई। इस लेखनी को थामने वाले हाथ निर्जीव हो गए। पंडित नरेंद्र शर्मा इतिहास हो गए। उन दिनों सारा संसार पंडित नरेंद्र शर्मा के संरक्षण में तैयार किए जा रहे टीवी सीरियल महाभारत का दूरदर्शन पर दर्शन कर रहा था। संसार को लगा जैसे फिल्म क्षेत्र के द्रोणाचार्य, गीत जगत के धर्मराज और विविध भारती के पितामह चले गए। पंडित नरेंद्र शर्मा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ये मात्र सांसारिक अर्थों वाली बात है। हृदय की भाषा में कहें तो पंडित नरेंद्र शर्मा कहीं गए नहीं हैं, केवल बिखर गए हैं। उनकी कविताओं, उनके गीतों और उनकी यादों में उन्हें जब चाहे पाया जा सकता है, क्योंकि पंडित नरेंद्र शर्मा जैसे लोग जब धरती से उठकर आसमान के हो जाते हैं तो और भी महान हो जाते हैं। लोकेंद्र शर्मा, जो कि विविध भारती के हमारे भूतपूर्व साथी रह चुके हैं और बाइस्कोप की बातें कार्यक्रम के लिए वो काफी प्रसिद्ध हुए। मैंने भी उनके साथ उनके स्टूडियो में काफी काम किया है और उनसे जुड़ी काफी यादें नहीं हैं। पर लोकेंद्र शर्मा की यादें रही हैं पंडित नरेंद्र शर्मा के साथ, जो उन्होंने अभी बांटी। अब सवाल यह है कि जब पंडित नरेंद्र शर्मा की इतनी बातें हो चुकी, तो क्यों ना उनके ही लिखे एक गाने का अंश आपको सुनवाया जाए, इसलिए कि उनकी लेखनी में किस कदर ललित शब्द आते हैं। ये चेतन आनंद की फिल्म अफसर का गाना है, जिसे सुरैया गा रही हैं। देखिए सुरैया किस तरह गाती हैं। तुम नस नस रस की फुहार, मैं रोम रोम मधुशाला, मन मोर हुआ मतवाला। जिया शर्माए जिया शर्माए, मुस्काए अरमानों की जयमाला, मतवाला हुआ मतवाला, किसने जादू डाला रे, किसने जादू डाला, अरे किसने जादू डाला, मनमोह
विविधा कार्यक्रम में आज हमने साहित्य का एक चटख रंग आपकी ओर उछाला और हमें पता है कि आप इस रंग से सराबोर हो गए होंगे। तो क्यों ना इस मिजाज को कायम रखा जाए। कविता के बाद अब क्यों ना ऐसा करें कि कहानी की ओर बढ़ें। हिंदी के एक प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं गोविंद मिश्र, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, भारतीय भाषा परिषद, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान जैसे तमाम सम्मानों से विभूषित हो चुके हैं। उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, 5 आंगनों वाला घर जैसी उनकी कृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। इन्हें हम सब ने पढ़ा और सराहा है। बहुत बरस पहले विविध भारती पर एक कार्यक्रम हुआ करता था जिसका नाम था सुनो कहानी। कैसे इस कार्यक्रम की उद्घोषणा और कैसे इस कार्यक्रम की प्रस्तुति हुआ करती थी, 80 के दशक की ये रिकॉर्डिंग जैसी की तैसी आपके लिए पेश की जा रही है। ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती सुनो कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गोविंद मिश्र की लिखी कहानी आसमान कितना नीला। कहानी सुना रही हैं डॉक्टर अचला नागर। आसमान नाम की कोई चीज नहीं है, पर ऊपर ये नीला नीला कितना दिलकश है। हरे हरे दरख्तों के ऊपर आसमान वहां से खूब नीला दिखता था। आसमान की ओर ताकते हुए तब श्वेता की आंखों में जाने क्या क्या तिरने लगा। कल्पनाएं, कैसे कैसे सपने, अपरिभाषित आकांक्षाएं, अनचीनी। एक अलग तरह की उदासी थी वहां। उदासी नई उम्र की, खुलते हुए जीवन की, जिसके सामने सब कुछ पड़ा होता है, पर उसे उठाना किस कोने से, समेटना कैसे। काफी देर से पार्क के बाएं कोने पर पड़ी लाल छिटकियोंदार मोज़ेक वाली बेंच पर बैठे थे। फेंस के पार वो सड़क थी जो पार्क को एक किनारे छोड़ते हुए थोड़ा आगे बढ़कर बड़ी सड़क से मिलती थी। ये छोटा रास्ता था, बड़ी सड़क की चमक दमक और शोरगुल से दूर, शांत। उनकी मुलाकात यहीं हुई थी। करीब करीब हर शाम सुधीर इस रास्ते निकलता था, टेनिस की पोशाक में, रैकेट हाथ में झुलाता हुआ। उसी समय के आसपास श्वेता भी पार्क में टहलने के लिए आई होती। कई दिनों तक तो हास्य कौतूहल से देखती रही। कौतूहल और प्रशंसा की लहरियों में झूलते झूलते एक दिन श्वेता स्वयं ही आगे बढ़ी और पूछ बैठी, कहाँ खेलते हैं आप? यही पास में एक क्लब है, मैं चलूंगी एक दिन देखने। ऐसे फट से मुंह से निकल गया जैसे सुधीर को वर्षों से जानती हो। जरूर। सुधीर की आंखों में आत्मीयता खिल उठी थी। उसे भाई थी या बेतकल्लुफी। अगले ही दिन से वे दोनों क्लब में थे। श्वेता सुधीर की मेहमान। सुधीर खेलता रहा और वो किनारे बैठी नारियल पीते हुए से देखती रही। वहीं से बह निकला था एक क्रम। सुधीर लौटते में श्वेता के साथ टहलता, कभी श्वेता टहलते हुए सुधीर के साथ क्लब चली आती। कभी दोनों लाल छिटकियोंदार मोज़ेक की इसी बेंच पर बैठे बातें करते। कहाँ दिन खत्म हुआ और कहाँ रात शुरू हुई, पता ही नहीं चलता। सुधीर दिलचस्प और बुद्धिमान था। उसकी जानकारी व्यापक थी। सिडनी कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट। कॉलेज से ही एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी नौकरी के लिए उसे उठा लिया था। श्वेता ने इसी वर्ष डॉक्टरी पास की थी। उसने भी अपने कॉलेज में टॉप किया था। सुधीर अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। नौकरी लगते ही माँ बाप शादी के लिए जोर देने लगे थे। सुधीर की कोई अपनी पसंद नहीं थी, इसलिए माँ बाप पर ही छोड़ दिया था। लेकिन श्वेता से मिलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी पसंद भी थी। इन तमाम दिनों थी। उस पसंद को वो अब खोज सका है। उसके मन में लड़की का ये आकार था जो बैठा हुआ था, रंग गोरे सांवले के बीच का, लंबाई से थोड़ा कम, नाक नक्श बिल्कुल ऐसे ही, व्यक्तित्व ऐसा कि हर चीज अपनी अपनी जगह, रंग, रूप, मिठास, बुद्धि, कोई एक ऊपर चढ़ा हुआ ना हो। सुधीर को लगा जैसे उसके भीतर कोमल कोमल कुछ उग रहा है। उसे चंद्रमा की तरफ बढ़ता भी महसूस किया उसने। अब श्वेता जैसे खूबसूरत राग है, जहां तानों, स्वरों,
वाद्यों के झरने आकर एक धार बन जाते हैं, फिर ऊपर बरसते हैं। वो पास नहीं भी होती तब भी एक उजाला सा बाहर भीतर फैला होता है। वातावरण में खुशबू ही खुशबू। हमारे भीतर कैसा चंदन वन छिपा रखा है ईश्वर ने। एक खास व्यक्ति की छुअन पाते ही जैसे खुल जाते हैं सुगंध द्वार। वो श्वेता से ही विवाह करना चाहता है, लेकिन कहे कैसे? अगर श्वेता ने किसी कारण से मना कर दिया तो क्या सह सकेगा वो? लेकिन ये संशय उठता ही क्यों है मन में, जब दोनों इतने अंतरंग हैं, एक दूसरे को इतना चाहते हैं। श्वेता सुधीर से पहले ही बहुत प्रभावित थी। सुधीर के यहाँ गुणों का विरल सम्मिश्रण है। पढ़ाई के साथ, खेल के साथ, चरित्र के साथ, अच्छे घर के साथ, बढ़िया नौकरी के साथ। अगर यह टॉपर है तो वो गोल्ड मेडलिस्ट। उसे पास से देखा तो बेहद संवेदनशील भी पाया। श्वेता की छोटी से छोटी बात का ख्याल रखने वाला, बेहद प्यारा इंसान। विवाह के लिए उसने फौरन हाँ कर दी। उस रोज दोनों को ऐसा लगा जैसे वे एक ही इम्तिहान में बैठे थे और दोनों ही टॉप कर गए थे। माँ बापों को क्या एतराज हो सकता था? लड़की से 19 लड़का, लड़के से 20 लड़की। शादी की तारीख तय हो गई। दोनों तरफ से तैयारियां चल पड़ी। मौसम बेहद चिपचिपा हुआ आया था। वातावरण में उमस जैसे घास घास कर भर दी गई हो। कागज का एक छोटा सा टुकड़ा समुंदर पार से आया और जीवन की लय ही गड़बड़ा गई। श्वेता को आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड में वजीफा और भर्ती की सूचना मिली। वो अब ये देखे या विवाह। सब यही कहते हैं कि विवाह और पढ़ाई में विरोध ही कहाँ, पर श्वेता का मन जैसे तैसे उसे रोज रोज ऑक्सफोर्ड की तरफ और ज्यादा खींचता चला जाता। उतना ही सुधीर, विवाह, घर पीछे छूटते जाते। वो सुधीर को नहीं छोड़ना चाहती। वो व्यक्ति जिससे उसे इतना कुछ मिला था, उससे अलग होना। लेकिन ऑक्सफोर्ड में अविवाहित विद्यार्थियों के बीच बैठी एक विवाहिता, सोचकर ही अजीब लगता है। ऑक्सफोर्ड आगे की चीज थी, इसलिए मन में उत्साह ही उत्साह जागता था। श्वेता की कल्पना उसे उठाए हुए बादलों को भेदती हवाई जहाज की तरह निकलती चली जाती। वो शोध के रास्ते आगे बढ़ती जा रही। उसे असाधारण सफलता मिली है। संसार भर में उसका नाम हो गया है। उसके माध्यम से सभ्यता को यह मिला है। तभी नीचे आसपास अगल बगल देखती तो कितनी तरह का आल व्याल, घास फूस, झाड़ लत्तर फंसी पड़ी है। वो माँ गिनगिनाती हुई ये सब कहती, पापा कुछ न कहते, पर आगे के कमरे से अपनी बांध जैसी गंभीर सधी सधी मुद्रा से क्या क्या लक्षित करते। सुधीर सामने न होते हुए भी जैसे माँ बाप के घोल मेल में ही हाथ डालकर कुछ उठाता और एक से एक तर्क बनाकर श्वेता की तरफ बढ़ाता हुआ। बीच बीच में उसके चेहरे पर उतर आई भावुकता। श्वेता को लगता कि उसे पीछे खींचा जा रहा है। सब मिलकर वह रच रहे हैं कि उसकी कमजोरियां उभार दी जाएं और फिर वे उसके पैरों में बेड़ियां बन जाएं। वो विदेश जाए ही नहीं, इसलिए वो बहस और बातचीत में कम से कम फंसती। कहीं आना जाना, मिलना जुलना भी एकदम कम कर दिया था। अपने भीतर भीतर ही तर्क वितर्क चलने दो, उसी से निकलेगा फैसला जो उसका होगा, सिर्फ उसका। सुधीर जिद करके एक दिन उसे बाहर ले ही आया। वो सोचता था अनुकूल वातावरण में श्वेता के साथ अकेले बैठेगा तो उसे अपने ढंग से समझा लेगा। वही पार्क, लेकिन सब कुछ बदला हुआ। कोने वाली छिटकियोंदार बेंच बदरंग दिख रही थी। आसमान जो यहाँ खूब नीला होता था, धूमिल और मटमैला था, जैसे नीलेपन पर मिट्टी फुरकती गई हो। दोनों खामोश रास्ते पर चल रहे थे। कितनी देर चलते रहे, सिर्फ चलते रहे। नीचे से उठती कर्कश आवाज, कर कर। तुम्हें वजीफा मिलने पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई, शायद तुमसे भी ज्यादा। आखिर सुधीर ने खामोशी तोड़ी। श्वेता चुप रही। सुधीर ने जो कहा उस पर चाहते हुए भी विश्वास न जमा पाई। उल्टे उसने सुधीर की दबी दबी ईर्ष्या नजर आ रही थी।
वो सुधीर पर स्कोर कर गई है, उससे आगे निकल गई है। सुधीर नौकरी में आ चुका है, तब भी दूर दूर तक विदेश जाने का मौका नहीं, जबकि श्वेता को ग्रेजुएट होते ही वजीफा ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय में। सुधीर की जगह कोई और होता, उसमें भी स्वभावतः ईर्ष्या जागती। छे, कैसा सोच होने लगा है। तुम्हें यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो। फिर वे पढ़ाई के कोर्स, हॉस्टल जैसी सुविधाएं, वहां के दूसरे विश्वविद्यालय आदि के बारे में बातें करते रहे। विदेशी विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, फिर इन दोनों की तुलना, इंग्लैंड का स्तर और अमेरिका का, वहां की पढ़ाई की मान्यता, आगे की तरक्की के जो रास्ते खुलते थे वे। मेरा ख्याल है शादी की तारीख थोड़ा इधर कर ली जाए। वैसे तुम्हें जाना कब होगा? अभी कुछ तय नहीं। तब तो ये भी हो सकता है कि जाने की तारीख अपनी शादी के बाद आए, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। हमें शादी को फिलहाल ड्रॉप करना होगा सुधीर। तीखी किरणें फेंकता सूरज बादलों के ओर से एकाएक निकल आया और अब सीधा माथे और आंखों पर था। तुम तो जानते हो मैं जिस रिसर्च के लिए करीब करीब पागल रही हूं, कितनों को मिला है ये मौका जो मुझे मिला है। मैं उसे छोड़ने के लिए कहां कहता हूं। पढ़ाई और शादी एक साथ नहीं चल सकती, मैं खूब सोच चुकी हूं। सुधीर को लगा जैसे श्वेता की बात करने में थोड़ा फर्क आ गया है। स्वर अब ज्यादा वजनदार होकर निकलते हैं, पीछे जबरदस्त आत्मविश्वास। अब पहले की तरह सुनने का धीरज भी नहीं उसमें, जैसे किसी की बात मानने का मतलब धोखा खाना था। सुधीर की तरफ से बात उठते ही उसे खच से काट दिया जाता। शादी तो सभी की होती है, कैरियर सबको नहीं मिलता। कैरियर क्या कि शादी क्या, कितनी और चीजें भी छोड़नी पड़ सकती हैं। जिद को छूती हुई दृढ़ता थी जो इस बार श्वेता के मुंह से निकल गई। उसके नीचे सुधीर को कुछ वो भी नजर आया जो कहा नहीं गया था। श्वेता विदेश जा रही है, तो जो देशी था वो बासी पड़ गया है। कौन जाने आगे चलकर बेईमानी भी हो जाए। कुछ कहने समझाने का उत्साह ठंडा पड़ गया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। 2 साल की ही तो बात है, गुजरते कितना समय लगता है। चलो तुम्हें छोड़ाऊं। रास्ते में फिर कोई कुछ नहीं बोला। सुधीर के लिए बात खत्म थी, लेकिन श्वेता अब भी जाने कितनी छोटी बड़ी उर्मियों में उठ गिर रही थी। हलचल इतनी तेज कि अक्सर उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगती। आड़ी तिरछी लाल लाल रेखाएं, काटा पीटी, खींच खांच वो जा रही है। सब पीछे छूट जाएगा। तब घर के भीतर जाते जाते श्वेता सुधीर के एकदम पास लौट आई। सुधीर को देखते हुए खड़ी रही। देखते देखते डूब गई। नीला आसमान, कितना नीला, खूबसूरत। तभी खुद को संभाला उसने, सख्त किया। देखो सुधीर, 2 साल का समय कम नहीं होता। हमें एक दूसरे को बांध कर नहीं रखना चाहिए। ऑक्सफोर्ड से मेरे लौटने पर हम विवाह करेंगे, पर ऐसी कोई बंदिश भी नहीं। इसके पहले अगर तुम्हें कोई बेहतर मिले तो तुम कर सकते हो। मुझे कोई बेहतर मिला तो। कोमल कोमल वो जो सुधीर में पिछले दिनों उगा था, झनझना कर टूट गया। इतने सालों बाद पहली बार वो उगा था, इसलिए और भी किचकिचा कर टूटा। सुधीर जानता है कि श्वेता के जीवन में कोई दूसरा पुरुष नहीं है, पर ये जो बीच में आ बैठा है कमबख्त, बेहतर बेहतर। वही अंकों वाली स्पर्धा, 1 नंबर ज्यादा तो फर्स्ट, 1 कम तो सेकंड। वो श्वेता को जाते हुए देखता रहा। समुद्र की लहर लौटती हुई, जहां कुछ समय पहले कितनी गतिशील जीवंत लहर थी, वहां अब छोटे छोटे गड्ढों में पीछे छूटा हुआ पानी रह गया था। ऑक्सफोर्ड से श्वेता के लौटने तक का समय उसकी याद की मिठास में काटना, या कि बेहतर की ढूंढ, छरछराहट में। ये बेहतर
न जाने कब तक खींचता रहेगा। कभी थमने भी देगा क्या? खींचेगा तो कहां तक आखिर? कोई अंतिम बिंदु है इसका? होता है क्या? आसमान कितना नीला, सुनो कहानी कार्यक्रम में अभी आपने ये कहानी सुनी। इसके लेखक थे गोविंद मिश्र। कहानी सुना रही थी डॉक्टर अचला नागर। ये तो हुई कहानी की बात। अब एक बहुत जरूरी बात। 13 फरवरी का दिन वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले का दिन तो होता ही है, लेकिन ये एक और महत्वपूर्ण दिन भी होता है और वो है विश्व रेडियो दिवस। दरअसल साल 2010 में पहली बार स्पेन रेडियो एकेडमी ने यूनेस्को से ये अनुरोध किया था कि रेडियो के लिए कोई दिन घोषित किया जाए और इस तरह से 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी मंजूरी दे दी और उसके बाद विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा 13 फरवरी के दिन। रेडियो ने सारी दुनिया को अपने आगोश में लिया है, एक सूत्र में बांधा है। आवाजों की दुनिया वैसे भी बड़ी खूबसूरत होती है। जरा सोचिए कि रेडियो के जरिए लोगों ने एक दूसरे को जाना पहचाना है, भाषाएं सीखी हैं, गानों से वो परिचित हुए हैं और इस तरह से रेडियो साहित्य, कला, संस्कृति और संगीत को एक साथ लेकर आगे बढ़ता रहा है। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, भूले बिसरे गीत गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया। भाई, विश्व रेडियो दिवस की बातें भी हमने की और विविधा कार्यक्रम में हम साहित्य के रंग बिखेर रहे हैं। आपको बता दें कि 27 दिसंबर 1797 को मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था और उनकी मौत 15 फरवरी 1869 को हुई थी। मिर्जा गालिब उर्दू शायरी का एक बहुत ही बड़ा नाम, एक मील का पत्थर। मिर्जा गालिब पर जोए अंसारी की एक बहुत ही दिलचस्प वार्ता हमारे संग्रहालय में मौजूद है। अभी वही वार्ता सुन ली जाए। मिर्जा गालिब देहलवी हमारी जिंदगी में इतने रस बस चुके हैं कि खुद से जुदा करके देखना चाहें तो मुश्किल होती है। 27 दिसंबर सन 1797 को पैदा हुए, 15 फरवरी 1869 को दुनिया से सिधार गए। 72 बरस उम्र पाई। बचपन ऐश में, लड़कपन बेफिक्री से गुजरा। जवानी कर्जों और उम्मीदों में कटी। आखिर के 12 साल मुसीबत भरते गुजारे, मगर दुनिया और अहले दुनिया को बरतने में उनकी निगाह तेज, हौसला बड़ा और मिजाज तीखा था। गर्दन झुकाकर, आंखों से नीर बहाकर नहीं जिए। आन बान से बसर की, पढ़ा, सोचा, लिखा, फारसी में ज्यादा, उर्दू में कम, शेर में अक्सर, नस्र में कभी कभी। जीते जी दुनिया से बाखबर रहे, अपने काम से बेखबर नहीं हुए। उसे औरों की नजर और अपनी परख से बराबर जांचते, बनाते, संवारते, अदलते बदलते रहे। यहां तक कि जब उनकी आंख बंद हुई तो पता चला कि आने वाले दौर का नकीब शायर उठ गया और साहिब तर्ज नस्र निगार भारी सरमाया देकर चल दिया। गालिब जैसे फनकार बड़े तिरछे, पहलूदार और पेचीदा होते हैं। कोई एक मुकर्ररा फार्मूला उन पर फिट नहीं आता। बैक वक्त कई कई जिंदगियां जीते हैं। एक तो हकीकत के खुरदरे खड़ंजे पर
पांव पटक पटक कर, दूसरी ख्यालों की रंगारंग धनक और खुनक बादलों में शह पर फैलाकर चहक कर, तीसरी माजी के दर्द में, पिछले जख्मों के धोने में, और एक और दूर परे की मौजों में पर भिगोने और अगले जमानों की आहट सुनने और सुनाने में। गालिब जैसे जीनियस को हवा सूंघने और जमीन की सुनगुन लेने का बाकी हमसायों से कहीं ज्यादा शऊर होता है। जिस अमल का तजर्बा साइंस कल करने वाली है, शायर आज शाम के धुंधलके में उसकी पेशगोई या पेशबीनी कर जाता है, और ऐसा ही शायर अपने बाद बहुत देर तक जिया करता है। गालिब भी अपने वक्तों के मुकाबले में आज ज्यादा सुने, समझे और पहचाने जाते हैं। कोई 10 साल पहले की बात है, मैं गालिब यादगार कमेटी के ऑल इंडिया सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन खान से मिलने गया। फौरन बुला लिया। एक फिक्र में डूबे हुए थे। फिक्र यह कि जो मेडलियन या तमगा उन्हें बनवाना है उस पर शेर कौन सा हो। मैंने तजवीज पेश की कि यह शेर हो, गम नहीं होता है आजादों को बेशज यक नफस, बर्क से करते हैं रोशन शमे मातम खाना हम। खूब जिद की कि यही शेर लाजवाब रहेगा कि इसमें गालिब की जिंदगी से उसका बर्ताव, माजी और मुस्तकबिल, अगले पिछले जमाने और हालात से उसका व्यवहार, सभी कुछ आ जाता है। जाकिर साहब वाकई सोच में पड़ गए। उन्होंने दूसरा शेर चुन रखा था, हम मुवाहिद हैं हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गईं। ये उनके मिजाज का शेर था कि जो शख्स तौहीद की असल उसूल को मानेगा वो अलग अलग फिरकों के फेर में नहीं पड़ने वाला। जब ये फिरके या तफरके मिट जाते हैं, रस्मों का फर्क नजर से उठ जाता है, तो इंसान अकीदे या मजहब के उस बुलंद मकाम में दाखिल होता है जहां सारी इबादतें, सारे मजहब उसके ईमान में मिल मिलाकर एक हो जाते हैं। जाकिर साहब खुद भी इंसानियत के इसी बुलंद मर्तबे पर थे। सारी मिल्लतें उनके ईमान का जुज बन गई थीं, दीवारें नजर के सामने से हट गई थीं, और वो नए हिंदुस्तान को गालिब का यही ख्याल देना चाहते थे। चुनांचे मेडलियन पर यही शेर लिखा गया और फरवरी 1969 में वो शानदार तमगा गालिब का शेर लिए हुए नजदीक व दूर के सफर पर रवाना हो गया। मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गईं। मिर्जा गालिब पर ये वार्ता आपने सुनी, जोए अंसारी की ये वार्ता थी। और मिर्जा गालिब पर एक फिल्म बनी थी जिसमें भारत भूषण ने मिर्जा गालिब का किरदार निभाया था। इसी फिल्म से ये गाना आपके लिए है। बस के हर एक उनके इशारे में निशान और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात, यार अब न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बान और दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बान और उठेंगे। तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे। ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जाओ। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और
कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। 14 फरवरी का दिन दुनिया के लिए वैलेंटाइन डे तो होता ही है, प्यार करने वालों का दिन। ये दिन मधुबाला का जन्मदिन भी है। लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, पर्दे से मेरा दिल ले गया। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ है जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मेरे दिल मेरा दिल मेरा जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मेरे दिल मेरा दिल मेरा कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। कितना प्यारा दिन है ये, सबकी चहेती हीरोइन मधुबाला। विविध भारती के संग्रहालय में हमारे पास हैं मधुबाला की यादें, जिन्हें बांटा है उनकी बहन मधुर ब्रिजभूषण ने। तो सुनते हैं कि मधुर ब्रिजभूषण अपनी बहन और जानी मानी अदाकारा मधुबाला को किस तरह याद कर रही है। फूड पसंद था, आइसक्रीम बहुत पसंद थी। अच्छा। हाँ, चटपटा खाना, इमली, कैरी, नेम इट एंड शी लव्ड इट। पानी पूरी, रगड़ा, पैटीज, ये सब खूब सारा बहुत खाती थी। पर ये चीजें तो दीदी ऐसा कि जब तक गली में वो ठेले वाले के पास ना खड़े हों। अरे बुरके में जाती थी और बुरके के अंदर कटोरा लेके खूब खाती थी, बस मजे से लेके। गाड़ी चलाती थी बुरका पहन के। विल यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट कि बुरका पहन के उन्होंने गाड़ी चली। हमें महाबलेश्वर खंडाला ले जाती थी गाड़ी चलाकर। शी वाज सच अ गुड ड्राइवर, शी ड्राइव वेरी वेल, ड्राइविंग बहुत अच्छा जान। एक्चुअली 18 उस जमाने में तो 21 साल में लाइसेंस देते थे, आज तो 16 बरस में लाइसेंस मिल जाता है। तो चलाती थी, बोलती थी जरा इंस्पेक्टर अगर गाड़ी के पास आता था तो बुरका उठाती थी, देखो मैं कौन हूँ। तो अरे मधुबाला, तो जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। तो कहते थे जाओ जाओ। हाँ। और आप लोग आपके साथ ऐसी कहीं आप भी थी तब? हाँ, तब तो हम साथ में ही गाड़ी में घूमते थे। परफ्यूम्स का बहुत शौक, ज्वेलरी का बहुत शौक। ओनली थिंग शी यूज्ड टू वेयर मोर ऑफ वाइट, सफेद कपड़े। इतनी एक तो खूबसूरत बहुत थी, मगर सफेद कपड़ों का बहुत शौक था। उन्होंने गाना सीखा छुटपन में, वक्त नहीं मिला कि आगे गा सकें, लेकिन बसंत पिक्चर में मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे, आप सुनवाइए लोगों को, उन्होंने ही गाया है। मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे, छोटे छोटे घरवा, छोटी अटरिया, छोटी सी बगिया रे, छोटे छोटे घरवा, छोटी अटरिया, छोटी सी बगिया रे, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया। मुगल आजम में जब उन्होंने काम किया तो बीमारी उनकी शुरू हो चुकी थी, मगर उन्हें पता नहीं था। जेल के सीन्स जो हैं सब एकदम मतलब असली चेन्स पहनाई थी, वो झूठी हल्की चेन्स नहीं थी। हाँ, ये क्यों? जी हाँ, वो इसलिए कि आसिफ साहब जो उसके डायरेक्टर थे वो चाहते थे कि जब तक के उनके हाथों में या पैरों में वो वेट, वो वजन उन चेन्स का नहीं होगा, तो वो जैसे वजन से गिरी पड़ रही हैं। आपने देखा होगा सीन कि चल नहीं पा रही हैं, तो वो नेचुरली इतना वेट होगा आपकी बॉडी पर, तभी ये स्क्रीन पे नजर आएगा, रियल लगेगा जी। और जो उन्हें धक्के दिए, जो घेरा, उन्हें जिस किस्म की उनके साथ मतलब जो भी फिल्में ज्यादतियाँ हुई, वो सब असली हैं बिल्कुल। और उन्होंने सब वो जैसे उन्हें एक बुत बना के खड़ा किया था, तो सारा दिन वो उनके ऊपर लगाते थे, एक वाइट कलर का कुछ लेप सा था, पूरा उनको उसमें भर देते थे और तब उन्हें खड़ा करते थे। 8-9 घंटे के बाद वो खड़ी रहती थी, घंटों खड़ी रहती थी कि वो एक शॉट हो। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, आज
मैं तो समझती हूँ जब उन्होंने काम किया तब ना टेक्निक ऐसी थी, ना ये फोटोग्राफी, ये मेकअप, ये लेंसेज, ये कैमरा, मतलब कुछ भी नहीं था, तब भी इतनी खूबसूरत आई। आज के ज़माने में होती या आज से 10 साल पहले भी होती, तो लुक एट द टेक्निक, लुक एट द मॉडर्न टेक्निक, लुक एट द फैसिलिटीज द आर्टिस्ट्स आर हैविंग टुडे। आज तो एक छोटा सा शॉट लेके कट, एक छोटा सा, पहले तो लेंदी सीन्स, डायलॉग आप याद कीजिए, कट होता ही नहीं था। आज तो क्या है, एक डायलॉग बोला कट, ये डांस का स्टेप लिया कट, उसको सब एडिटर का खेल होता है जोड़ना, या डांस डायरेक्टर का। अच्छा मधु आपा को ये डांस नहीं आता था, आप यकीन मानेंगे, एक स्टेप भी डांस नहीं आता था, कभी भी नहीं आया। उनका चेहरा इतना खूबसूरत था कि वो अपने चेहरे से उस चीज़ को निभा लेती थी। डांस डायरेक्टर्स का हमेशा ही कहना रहा, रॉबर्ट हर्बन, कि मधुबाला अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो कर देती हैं जो हम स्टेप्स में करना चाहते हैं। वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से इतनी खूबसूरती से उसकी अदायगी करती हैं कि हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हमें ये डांस के स्टेप्स करवाने चाहिए उनसे। मुझे एक बहन के नाते ये महसूस होता है, छोटी थी उनसे बहुत, लेकिन तो भी मुझे हमेशा अब भी ऐसा लगता है कि ठीक है, उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत इज्जत मालिक ने उन्हें बख्शी, करोड़ों के दिल में आज भी उनके लिए जगह है, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी क्या थी, क्या खुशी मिली, क्या क्या हासिल हुआ। ऐसा लगता है कि ठीक है, करोड़ों उनके फैंस हैं, थे भी,
और शायद आगे भी रहेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज की जनरेशन भी जो मतलब लोग तो इस जनरेशन में आके ऐसा लगता है भूली बिसरी याद सी रह जाती है, लेकिन आज भी मैं देखती हूँ उनके फोटोग्राफ्स दुकानों पर, आज भी मैं देखती हूँ कि लोग उनका आने वाली हीरोइंस, उनके दिल में ये तमन्ना है, आरजू है कि हम मधुबाला बने, या मधुबाला अपने आप को कंपेयर करती हैं मधुबाला जी से कि मैं मधुबाला जैसी दिखती हूँ। हालांकि मुझे लगता है किसी को मैं ऑफेंड नहीं कर रही कि मैं सच कहती हूँ, मधुबाला कभी दोबारा नहीं आएंगी, ना वैसी खूबसूरती आएगी, ना वैसा काम आएगा, ना दैट इनोसेंस, दैट लाफ्टर। मैं समझती हूँ वो शख्सियत अब दोबारा आएगी ही नहीं। 23 की सुबह 9, साढ़े 9 बजे उनकी डेथ हो गई। उस समय आप थी वहाँ पर नजदीक में? मुझे उस समय देखिए चिकन पॉक्स हो गई थी, एंड मैंने कहा ना वो ऊपर थी, मैं नीचे रहती थी, तो सबने, किसी ने सोचा भी था गुजर जाएंगी, क्योंकि सब सोचते थे कि भाई ये तो अटैक्स छोटे छोटे आते ही रहते हैं। तो मुझे बोले तुम जल्दी से नहा लो, पानी डालो अपने जिस्म पे कि उसको इन्फेक्शन नहीं लग जाए, तुम माता से उठी हो। और मुँह पे मेरे थे हल्के हल्के वो चिकन पॉक्स के दाने, तो मुझे जल्दी जब तक मैं नहाऊं और अपने ऊपर पानी डालूं पहुंची तो शी ऑलरेडी एक्सपायर्ड। I couldn't get even a minute, a second to talk to her. That's a thing I'll never forget. I just couldn't speak to her and she couldn't speak to me. मैं जब दरवाज़ा खोला मैंने तो she was already dead. तो मुझे लगा देखो ज़िंदगी में जिस लड़की ने, जिस औरत ने हमें माँ की जगह पाला, हमें इतनी मोहब्बत दी, इतना हमारा ख्याल रखा, आज जब वो गुजर गई तो मुझे अल्लाह मियाँ ने एक सेकंड भी नहीं बख्शा दिया कि मैं उनसे इतना तो कह सकूँ, खुदा हाफिज़ ही कह सकूँ या उनके गले लिपट के रो सकूँ, इतना भी नहीं वक्त मिला मुझे, जबकि मैं बिल्कुल ही नीचे थी ग्राउंड फ्लोर पर। आई हैड टू जस्ट गो अप, एंड दिस इज़ मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस वाली बात। जो लोग जो दुनिया से चले जाते हैं उनके बारे में कोई राय कायम करना या लिखना 10 बार सोच लें कि जो दुनिया से चला गया, जो वापस कभी नहीं आएगा, अपने आप को डिफेंड करने या अपनी सच्चाई बताने के लिए उसके बारे में बहुत सोच समझ के लिखें कि उनके पीछे जो लोग उनके साथी छूट गए या उनके रिश्तेदार या उनके चाहने वाले, उन्हें कैसा महसूस होता होगा जब वो उस इंसान के बारे में पढ़ते होंगे या सुनते होंगे कि जब वो इंसान ऐसा था ही नहीं तो उसके बारे में ऐसा सब लिखा क्यों, बिना सोचे समझे। तो मेरी ये इल्तिजा है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग दुनिया से चले गए हैं, चाहे वो कलाकार हों या एक आम आदमी क्यों ना हो, कोई राय कायम करने से पहले 10 बार पूछ लें, सोच लें कि क्या हम ये सही कह रहे हैं। मधुबाला को हमने नमन किया क्योंकि 14 फरवरी मधुबाला की याद का दिन है, उनका जन्मदिन है। 14 फरवरी 1933 को मधुबाला का जन्म हुआ था। मधुबाला की याद के नाम हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना।
चलती जिधर बिजली गिरा दी उधर, देखा मैं चलती जिधर बिजली गिरा दी उधर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर, किसका जला दिया बिजली। 19 फरवरी को एक बहुत ही मकबूल शायर ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक ऐसा शायर जिसने लिखा, पत्थर के खुदा पत्थर के सनम पत्थर के ही इंसान पाए हैं, तुम शहर मोहब्बत कहते हो हम जान बचा कर आए हैं। यही शायर कहता है, मेरे दुख की कोई दवा न करो, मुझको मुझसे अभी जुदा न करो। सुदर्शन फाकिर, जिनकी रचनाएं जगजीत सिंह ने खूब गाई हैं, और जब भी आप कागज की कश्ती और बारिश का पानी याद करें तो ये भी याद करें कि इसे सुदर्शन फाकिर ने लिखा था। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें। दोस्तों, ये था आज का विविधा कार्यक्रम, और हमें उम्मीद है कि संग्रहालय की अनमोल रिकॉर्डिंग्स का ये संयोजन आपको पसंद आया होगा। तो अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक हम अपने संग्रहालय से निकालते हैं कुछ अनमोल नगीने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई और मैं आपका निवेदक यूनुस खान। इजाजत दीजिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।